आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा है, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? धन संपत्ति के संकेंद्रण की रोकथाम, वी है कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय आय की निरंतर वृद्धि, सी है किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि, डी है कृषि क्षेत्र की निरंतर वृद्धि। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो आर्थिक वृद्धि जो है ना, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से संबंधित है। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या है संसाधनों के बंटवारे की समस्या, अर्थव्यवस्था संसाधनों के उपयोग की समस्या का सामना करती है, सी है अर्थव्यवस्था संसाधनों की वृद्धि की समस्या का सामना करती है, डी है अर्थव्यवस्था संसाधनों की अधिकता की समस्या का सामना करती है। तो इसमें आपको यह बताएं कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। अर्थव्यवस्था संसाधनों की अधिकता की समस्या का सामना करती है, ये कथन जो है ये कतई गलत हो जाएगा। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित किया गया है, वी है वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित नहीं किया गया है, सी है कर विभाग पर जो कर एकत्रित करता है, डी है उन दोनों पर जिन पर यह अधिरोपित किया गया है और जिन पर अधिरोपित नहीं किया गया है। वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित किया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। यदि किसी फर्म कंपनी द्वारा नियुक्त श्रमिक शक्ति का केवल कुछ भाग किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता है तो फर्म द्वारा भुगतान की जाने वाली कुछ मजदूरी और वेतनों को क्या माना जाना चाहिए? देखिए आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से टफ हैं, तो क्लास को पूरा देखेगा आप लोग, तभी आप लोगों की हर बात अच्छे से समझ में आएगी। परिवर्ती लागत, नियत लागत, अशत नियत और अशत परिवर्ती लागत, डी है ना तो नियत लागत और ना ही परिवर्ती लागत। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा परिवर्ती लागत। तो आप कह सकते हैं ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, विधि कानून मंत्री। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है ना, ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो मैं अगर राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में जान लीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाए पेपर में कि संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? एच के कृपलिनी। कौन थे? एच के कृपलिनी। ये संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष थे और इन्होंने 1947 में पदभार ग्रहण किया था और जनवरी 1949 तक कार्यालय में बने रहे थे। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में सिविल सेवा का जनक चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है इस समय, तो यूपीएससी के अध्यक्ष श्री मनोज सोनी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? लास्की, मैकाइवर, जे.एस. मिल, मैकियावेली। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ना, ये कथन लास्की का है। तो मैं अगर राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वेसी मूल के सिद्धांत पर आधारित है? पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद या साम्यवाद। कौन सी प्रणाली वेसी मूल के सिद्धांत पर आधारित है?
पूंजीवाद। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व सरकार उपबंधित करता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र, सरकार का आध्यात्मक रूप। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो मैं राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? नियम कानूनों को अधिनियमित करना, न्यायिक मामलों को कार्यान्वित करना, कानूनों को कार्यान्वित करना, केंद्रीय प्रशासन। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है नियमों कानूनों को अधिनियमित करना। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर गुजारे? पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेलगोला, काशी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे। अच्छा, श्रवणबेलगोला जो है ये कहां पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला जो है ना ये कर्नाटक में स्थित है। तो राइट आंसर की बात करूं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन जो है किस स्थान पर हुआ था? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। इनका जो निधन हुआ था और इन्होंने सत्ता त्याग कर जो इनके जो पुत्र थे बिंदुसार, तो बिंदुसार को सत्ता सौंप कर ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के लिए ये रवाना हो गए थे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, ये नाम आप याद कर लीजिए इस स्थान का नाम। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुबनी कपिलवस्तु में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या है? अराकान, रंगून, आबा, नेपाइडो। वर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है नेपाइडो। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र ये कहां पर स्थित है? कांची, मदुरै, श्रवणबेलगोला, रामेश्वरम। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर इसका हो जाएगा श्रवणबेलगोला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? ब्राह्मी, पाली, देवनागरी लिपि, मगधी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो अशोक के जो शिलालेख थे ये ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक की अगर हम बात करें तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप के द्वारा की गई थी। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो कलिंग पर आक्रमण करने के बाद उनके दिल में इतना दुख था कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? चेड, टिटिकाका, टोबा, न्यासा। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टिटिकाका झील जो है ना ये हनीमून लेक कहलाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो टिटिकाका जो झील जो है ना ये दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची झील ये कहां पर स्थित है, तो ये पेरू और
बोलिविया ध्रुव में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 16वां कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमंटन उड़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमंटन उड़ती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बच्चे ए ऑप्शंस भी बताएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आंसर की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शंस होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डी ऑप्शन पर टिक करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ए ऑप्शंस होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक अंध महासागर, आर्कटिक उत्तर ध्रुवीय महासागर। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक अंध महासागर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न देखेगा। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, एल्पाइन शंकुधारी वन, मैंग्रोव वन, गरान। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनाईमुड़ी शिखर जो है ये कहां पर स्थित है? पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियां, पालेनी पहाड़ियां, सह्याद्री। अनाईमुड़ी शिखर कहां पर स्थित है? तो देखिए अनाईमुड़ी शिखर जो है ना ये नीलगिरी पहाड़ियां पर स्थित है। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मैंने आपको बताया है कि केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों का उदाहरण है, तो इसमें आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया कि अनाईमुड़ी शिखर कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेगा कि व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं बीजों के अधिचर्मी रोम, जड़ों के कोष्ठीय रेशे, जड़ों के फ्लोएम रेशे, स्तंभों के वल्कल रेशे। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं बीजों के अधिचर्मी रोम। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है कि यूफेनिक्स है जीनों का हेरफेर, प्रजाति का सुधार, जीवों को प्रभावित करने वाली स्थितियों का अध्ययन, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा संदोष आनुवांशिकता का उपचार। यूफेनिक्स क्या है? तो यहां पर बात हो रही है यूफेनिक्स की। देखिए यूफेनिक्स जो है ना आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवांशिकता का उपचार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न एरेनियोलॉजी है मधुमक्खी पालन, एफिडो का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन, वृद्धियों का अध्ययन। एरेनियोलॉजी ये क्या है? तो आप कह सकते हैं एरेनियोलॉजी जो है ना ये मकड़ियों का अध्ययन है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने कि आर्थियोलॉजी। तो आर्थियोलॉजी ये किससे संबंधित? तो आर्थियोलॉजी जो है ना ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, एक होता है रियोलॉजी। रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रियोलॉजी में मृदु, ठोस या प्रवाही पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि कॉर्पस लुटियस क्या स्त्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रुधिरवर्णिका, हीमोग्लोबिन, प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस लुटियस क्या स्त्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज देखिए क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा सा मैंने जो है टफ कर दिया है। यह नर लिंग हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन। यह नर लिंग हार्मोन से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है शून्य, शून्य से अधिक, शून्य से कम, अनंत।
एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है 0। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का वेग है 3 × 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 मील प्रति सेकंड, 3 × 108 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्लास को आप लोग। एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जिस पर क्षण बर्फ पिघलती है, तब क्या होता है? जल का स्तर बढ़ जाता है, जल का स्तर कम हो जाता है, जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है, जल जग के बाहर गिरने लगता है। जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएम एस किसको कहते हैं? डाटाबेस मशीन सिस्टम, डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस माइक्रो सिस्टम। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएम एस किसको कहते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट, गंधक सल्फर, फास्फोरस, चारकोल। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, पेंसिलों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है कि लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन तीनों की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी, जल और पेंट, ऑक्सीजन और ग्रीज। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। किन दोनों की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और नमी की। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से इसके कारण है? पश्चिमी में आर्सेनोपाइराइट का अतिशोषण, बिहार और बंगाल में कोयले का अतिशोषण, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अतिशोषण, प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठ जल का अतिशोषण। प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अम्ल वर्षा इसके कारण होती है? CO और CO, SOO, SO और NO और O। अम्ल वर्षा इसके कारण होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो है ना, ये SO और NO के कारण होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन हमारा, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि जो है ये क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्त्राव, वाष्पीकरण या स्रवण। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बिंदु स्त्राव कहलाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न हमारा कि वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष जो है ये कहां आयोजित किया जाता है? देखिए वात्सल्य मेला जो है ना, ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 35वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 35वां क्वेश्चन हमारा है कि रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? बिल क्लिंटन, कपिल देव, देवानंद, शशि थरूर। रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा देव आनंद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बिल क्लिंटन की। देखिए बिल क्लिंटन जो है ना, ये अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति थी और इनकी जो आत्मकथा थी, इनकी आत्मकथा का नाम था माई लाइफ। तो ये आपको ध्यान में
कपिल देव की अगर मैं बात करूं तो कपिल देव की आत्मकथा का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। शशि थरूर की आत्मकथा की अगर मैं बात करूं तो शशि थरूर की पुस्तक कह सकते हैं, आत्मकथा कह सकते हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये शशि थरूर की आत्मकथा है, शशि थरूर। ठीक ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। तो औरंगजेब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। वैसे तो मेरे हिसाब से आंसर आपका जहांगीर होना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से जहांगीर होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन में हमको है। तो देखिए, अगर मैं जहांगीर की बात करूँ तो जहांगीर का मूल नाम क्या था? नूर उद-दीन मोहम्मद सलीम। और ये अकबर का सबसे बड़ा पुत्र और मुगल राजवंश का चौथा शासक था। और इसका कार्यकाल 1605 से 1627 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। हाइड्रोजन की खोज क्रिस्टल वाइल चार्ल्स कैडविस। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की जो खोज जो है ना, ये कैडविस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कैडविस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और शीले एवं प्रिस्टिले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टिले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? सिसिली डेल्टा, गंगा डेल्टा, कैस्पियन डेल्टा, निपोन डेल्टा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो डेल्टा है ये है गंगा डेल्टा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 39वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 39वां, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40वां क्वेश्चन देखेगा, संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान, राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान, विधान परिषद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान। तो राइट आंसर की बात करूं, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा प्रश्न है गाइस कि कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? देखिए, कॉफी जो है ना ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि माल विघ्नमित्र किसने लिखा है? कालिदास, रैदास, नानक, इनमें से कोई नहीं। माल विघ्नमित्र जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है गाइस, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, असहयोग आंदोलन के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, रॉलेट एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है ना ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 19 मार्च 1919 को इसे लागू किया था। ठीक है, और इसके अनुसार संदेह होने पर व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा रहा था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलाल, ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल भी की थी। ठीक है, तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु। तो मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? सबसे पहले आप ये जान लीजिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना 30 सितंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वंश क्रम को क्रम से लिखिए। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, शुंग, मौर्य, कुषाण, गुप्त, मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग, गुप्त, मौर्य, शुंग, कुषाण। देखिए, मौर्य वंश की जो स्थापना जो है ना 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, और शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में शुंग पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में, और गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, ठीक है। निम्नलिखित घटनाक्रम को क्रमबद्ध लिखिए। घटना को क्रमबद्ध तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करूं, डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905। खेड़ा का आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा का आंदोलन वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण का आंदोलन, खेड़ा का आंदोलन सही कर लीजिए, 1918 में हुआ था, ठीक है। वर्ष 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। अब चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो चंपारण आंदोलन वर्ष 1918 में हुआ था, ठीक है। खेड़ा आंदोलन और चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन 1917 होगा। फिर से देख लीजिए एक बार आप लोग, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन वर्ष 1918 ईस्वी में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में हुआ था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, डेट याद, सन याद कर लीजिए। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। जवाहरलाल नेहरू, सीवी रमन, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री। वैसे तो ऑप्शंस के हिसाब से तो डॉक्टर सीवी रमन होगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो वी ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत रत्न की स्थापना किसने की थी? तो भारत रत्न की जो स्थापना है, यानी इसकी जो शुरुआत है, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। सबसे पहले 1954 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 49वां क्वेश्चन, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? 1911, 1921, 1931, 1941। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? 1921। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन।